हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग देख रहे थे एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे भारत पर प्रमुख विदेशी आक्रमण का क्रम को देखेंगे। ठीक, बने रहिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कह रहा भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम। इसको क्रम में आप याद रखिएगा। ठीक, क्रम में आपको याद रखना है। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कौन करेगा? तो ईरान, समझे, ईरानी लोग करेगा। उसके बाद यूनानी, यूनानी के बाद कौन करेगा? हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद शक करता है। और शक के बाद कौन करता है? पल्लव करता है। कौन करता है? पल्लव करता है। पल्लव के बाद कुषाण, कुषाण के बाद हून, हून के बाद है अरब। कौन सा करता है? अरब। अरब के बाद आप देखिएगा तुर्क करेगा। तुर्क के बाद मंगोल करता है। मंगोल के बाद तैमूर लंग करेगा। उसके बाद मुगल करेगा। तैमूर लंग के बाद कौन करेगा? मुगल करेगा। मुगल के बाद नादिर शाह, नादिर शाह। और अंत में आप बोल सकते हैं अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो ये आपका क्रम है। क्रम में इसको याद रखना है। कभी कभी एग्जामिनर आपको स्टार्टिंग का नहीं देगा, कभी कभी हिंद यूनानी दे देगा, शक दे देगा, पल्लव दे देगा, कुषाण दे देगा, और इसको बोलेगा क्रम में सजाने के लिए। तो आप इसको स्टार्टिंग से याद रखिएगा। ठीक, सबसे पहले भारत में कौन आक्रमण करता है? तो ईरान। कौन करेगा? ईरानी लोग करेगा। ठीक, ईरानी। ईरानी में भी कौन करेगा? तो याद रखिएगा, ईरान का एक शासक रहता है, उसका नाम रहता है डेरियस प्रथम। इसी को बोलते हैं दारा प्रथम, दारा प्रथम। तो सर्वप्रथम ये भारत पर आक्रमण करता है। यूनानी में देखिएगा तो सिकंदर, यूनानी में कौन करता है? तो सिकंदर। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ईरानी, समझे, इनका अंतिम शासक रहता है, उनका नाम रहता है डेरियस, डेरियस, डेरियस तृतीय। डेरियस तृतीय के हत्या करके, समझे, कौन हत्या करता है? तो सिकंदर, सिकंदर हत्या करेगा। तत्पश्चात क्या करता है? सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा। कब करता है? 326 ईस्वी में। उसके बाद हिंद यूनानी, हिंद यूनानी में कौन करेगा? तो डेमेट्रियस करेगा। उसके बाद मिनांडर, समझे। ठीक, उसके बाद शक हो गया, शक के बाद पल्लव हो गया, कुषाण हो गया, हून हो गया, अरब। अरब में आपको पता है कौन करता है? तो कौन करेगा? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम करता है। कासिम ये कब करता है? 712, 712 में। ठीक, उसके बाद अरब के बाद तुर्क करेगा। तुर्क में कौन करता है? तो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के अलावा मोहम्मद गौरी भी रहता है। उसके बाद मंगोल, मंगोल के बाद तैमूरलंग। उसके बाद आपका होगा मुगल, मुगल के बाद देखिएगा नादिर शाह, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली। हमने आपको ये पूरा लिखा दिया। क्यों लिखाया? इसका कहने का मतलब है, कभी कभी एग्जामिनर आपको बीच से दे देगा और इसको बोलेगा क्रम में सजाइए, कि भारत पर जो आक्रमण किए हैं उसको क्रम में समझाइए। तो सर्वप्रथम कौन किया था, अंत में कौन किया था, इसलिए हमने आपको ये पूरा समझा दिया। ठीक, आप लोग समझ गए। चलिए आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम ईरानी के बारे में ही जानेंगे, समझे। मौर्य वंश के स्थापना से पूर्व देखिएगा, मौर्य वंश का स्थापना से पहले ही, समझे, कौन भारत पर आक्रमण करता है? तो ईरानी लोग करता है, ये फारसी लोग करता है। कौन करता है? फारस का रहता है ये, सॉरी, ये फारस का रहता है। ईरानी लोग कहाँ का रहता है? फारस का रहता है। ठीक, चलिए, कह रहा है क्या? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन रहता है? तो ईरान। कौन रहता है? ईरानी रहता है। किस वंश का इसका संबंध पूछेगा, किस वंश से रहता है? तो हखमनी वंश। कौन सा वंश? हखमनी वंश। अब हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो साइरस द्वितीय। हखमनी वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय। लेकिन साइरस द्वितीय भारत में आक्रमण नहीं करता है। हखमनी वंश का ही एक शासक रहता है, उसका नाम क्या रहता है? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ये भारत पर आक्रमण करता है। कब करेगा? तो 518 बीसी में। कब करता है? 518 बीसी में। ठीक, चलिए, तो वही कह रहा है कि डेरियस प्रथम ने 518 बीसी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजा था या प्रथम विदेशी था। कभी कभी आपको ये वंश का नाम नहीं देगा, समझे, कहाँ का था वो नहीं देगा, डायरेक्ट शासक का नाम दे देगा। तो शासक का नाम डेरियस प्रथम याद रखिएगा। ठीक, किस वंश से थे ये? तो हकमनी वंश। हकमनी वंश
का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ईरान वाले क्षेत्र में हुआ था। अब देखिए, हखमनी वंश का ही अंतिम शासक रहता है कौन? डेरियस तृतीय। अब इनका हत्या कौन करेगा? तो याद रखिएगा, इनका हत्या सिकंदर करता है। कौन करता है? सिकंदर करता है। ठीक, इनका हत्या सिकंदर करता है। तत्पश्चात सिकंदर, इसके बाद भारत पर आक्रमण कौन करेगा? सिकंदर करेगा। तो सिकंदर का संबंध किस वंश से था? कहाँ से था? तो यूनान से था। कहाँ से था? यूनान से था। ठीक, अब आपको ये याद रखना है क्या? खरोष्टी लिपि। समझे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। खरोष्टी लिपि का आविष्कार कौन करता है? तो ईरानियों के द्वारा होता है। खरोष्टी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा होता है? तो ईरानियों के द्वारा होता है। चलिए, अगला पॉइंट कह रहा है, ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण कौन करता है? तो यूनानी। कौन करता है? यूनानी के द्वारा करता है। और शासक कौन रहता है? तो ये सिकंदर। कौन रहते हैं? सिकंदर। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे सिकंदर के बारे में। चलिए, सिकंदर किनके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, धनानंद। ये नंद वंश का अंतिम शासक रहते हैं, ये धनानंद। तो सिकंदर किनके समकालीन थे? तो धनानंद के ये समकालीन थे। ठीक, इनका जन्म कब होता है? तो 556 बीसी में होता है। कहाँ होगा? मकदूनिया, यूनान में होता है। ठीक, इनका मूल नाम क्या था? तो अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। पिता का नाम क्या था? तो फिलिप। पिता का नाम फिलिप रहते हैं। और इनका पिता मकदूनिया का शासक कब बनता है? तो 559 बीसी में। तत्पश्चात देखिएगा, इनका पिता की मृत्यु कब हो जाता है? तो 329 बीसी में इनके पिताजी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक, अब देखिएगा, सिकंदर का गुरु कौन रहता है? तो अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो। अब प्लूटो के गुरु सुक्रांत। सुक्रांत का गुरु अफलातुन। अफलातुन। सिकंदर का गुरु कौन रहेगा? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो। प्लूटो के गुरु सुक्रांत। सुक्रांत का गुरु कौन रहता है? ये अफलातुन रहता है। ठीक, चलिए, सिकंदर की पत्नी का नाम क्या रहता है? तो रुकसाना। क्या नाम है? रुकसाना। घोड़ा का नाम क्या है? बुकेफला। क्या नाम है? बुकेफला। समझे, जल जल सेनापति का नाम क्या रहता है सिकंदर के? तो निरियाकस। और थल सेनापति का नाम क्या रहता है? तो सेल्यूकस निकेटर। कौन रहता है? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के जल जल सेनापति निरियाकस रहता है। थल सेनापति कौन रहता है? तो सेल्यूकस निकेटर रहता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। भारत पर आक्रमण ये कब करते हैं सिकंदर? तो 326 बीसी में। 326 बीसी में। ठीक, खैबर दरा के रास्ते। समझे, ये खैबर दरे के रास्ते, खैबर दरा आप देखिएगा तो इस वाला रीजन में। समझे, इस वाला जो ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, तो खैबर दरे के रास्ते ये क्या करते हैं? भारत पर ये आक्रमण करता है। कब करता है? तो 326 बीसी में। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो किस रास्ते के माध्यम से? तो याद रखिएगा, ये खैबर दरा। कौन सा दरा? खैबर दरा। ठीक, भारत से कब लौटता है? तो 325 बीसी में सिकंदर भारत से लौट जाता है। और भारत में कितने महीने तक ये रहते हैं? तो याद रखिएगा, 19 माह। 19 माह तक ये भारत में रहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है, सर्वप्रथम तक्षशिला, कहाँ? पाकिस्तान का शासक अम्भी। अम्भी पर आक्रमण किया और राजा अम्भी ने क्या कर दिया? सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक, सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया। उसके बाद कह रहा है, पंजाब और कश्मीर का शासक कौन रहता है? तो राजा पोरस। राजा पोरस। फिर उसके बाद पंजाब और कश्मीर के शासक राजा पोरस रहता है। समझे, इन दोनों के बीच में, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में एक युद्ध होता है, उसका नाम रहता है हाइट स्पीच का युद्ध। कौन सा? तो हाइट स्पीच का युद्ध रहता है। समझे, किस नदी के तट पर होता है? तो याद रखिएगा, वितस्ता या झेलम नदी के तट पर होता है। कब होता है? तो 326 बीसी में। और इस युद्ध में जो राजा पोरस रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये हार जाते हैं। और तत्पश्चात ये भी क्या करते हैं? इनका अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और सिकंदर का जो पत्नी रहता है, उसका नाम क्या रहता है? तो रुखसाना। रुखसाना क्या करता है? तो इनके कलाई पर, राजा पोरस के कलाई पर क्या करते हैं? ये राखी बांधते हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा, कह रहा है क्या, सिकंदर का जो क्या बोलते हैं, सिकंदर के जो सेना थे, किस नदी को पार करने
से इनकार कर दिया था, तो ब्यास नदी, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो ब्यास नदी को पार करने से ये क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। इनका मृत्यु कब होता है, तो 326 बीसी, सॉरी 323 बीसी में होता है। कहाँ होता है, बेबीलोन। अब बेबीलोन में ये क्या है, इनका मकबरा है। इनका मकबरा कहाँ है, तो बेबीलोन। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, सिकंदर, समझे। सिकंदर में आपको याद रखना है क्या, कि ये भारत पर आक्रमण कब करता है, तो 326 बीसी में। किस रास्ते के माध्यम से, तो खैबर रास्ते, खैबर दारा, खैबर खैबर दारा के, समझे, खैबर दारा से होकर ये भारत पर आक्रमण करता है। ठीक, कितने महीना तक ये भारत में रहता है, तो याद रखिएगा 19 माह। कितने माह तक, 19 माह। और इनका मृत्यु कब हो जाता है, तो 323 बीसी में, 323 बीसी में। कहाँ होता है, तो बेबीलोन में होता है। और बेबीलोन में ही इनका क्या है, बेबीलोन में ही इनका क्या है, मकबरा है। बेबीलोन में इनका क्या है, मकबरा में है। ठीक, 326 में कौन सा युद्ध होता है, तो हाइड स्पीड का युद्ध होता है। हाइड स्पीड का युद्ध होता है, उसी को आप बोल सकते हैं वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध होता है। किनके किनके मध्य में होगा, तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच में होता है। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे इनका जो सेनापति रहता है उनका नाम क्या रहता है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक, इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, सेल्यूकस निकेटर ये कहाँ का शासक रहता है, तो याद रखिएगा मुल्तान या सिंध, सिंध प्रांत का ये शासक रहता है। भारत पर ये आक्रमण कब करेगा, तो 305 बीसी में, 305 बीसी में ये भारत पर आक्रमण करता है। ये किसका सेनापति रहता है, तो ये सिकंदर का ये सेनापति रहता है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर का पराजय हुआ। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलिना, किससे, हेलिना या कार्लेनिया, हेलिना या कार्लेनिया से हुआ। समझे, 305 बीसी में क्या होता है, युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में होगा। सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद ये अपनी बेटी का शादी किससे करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, उनका बेटी का नाम क्या रहता है, तो हेलिना या कार्लेनिया, हेलिना या कार्लेनिया। ठीक, और दहेज के रूप में देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में क्या क्या मिलता है, तो याद रखिएगा काबुल, काबुल, कंधार, हेरात और मक्रान। समझे, ये सब क्या है, तो दहेज के रूप में इनको मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य खुश होकर, समझे, उपहार के तौर पर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी क्या करता है, देता है। उपहार के तौर पर कितना, 500 हाथी ये देता है। ठीक, चलिए, प्रथम विदेशी शादी होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट कर रहा है कि सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत का नाम क्या रहता है, तो मेगा अस्तनीज। क्या नाम रहता है, मेगा अस्तनीज। कहाँ के रहते हैं, तो ये यूनान के रहते हैं। ठीक, मेगा अस्तनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर किनके दरबार में आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आते हैं। ठीक, इनका पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगा अस्तनीज। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगा अस्तनीज है। ठीक, इसमें देखिएगा इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका पुस्तक है, इसमें दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। दास प्रथा का उल्लेख इस पुस्तक में नहीं मिलता है। ठीक, इसके अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 भागों में। इंडिका जो पुस्तक है मेगा अस्तनीज के द्वारा लिखा गया है, इसमें भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 भाग। 7 भाग कौन कौन है, तो ये स्वामी हो जाएगा, अमात्य हो जाएगा, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र। ये 7 भाग में कौन बांटा था, तो याद रखिएगा मेगा अस्तनीज। ठीक, चलिए, अब हम देखेंगे 16 महाजनपद। ये जो हो गया आपका विदेशी आक्रमण, समझे, ये हो गया। इसमें आपको जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा था हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे 16 महाजनपद। ठीक, 16 महाजनपद में आपको याद रखना है, इनका राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको मैच दे में भी पूछ देगा। ठीक,
16 महाजनपद। 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से किसका जानकारी मिलता है? 16 महाजनपद का। ठीक, चलिए 16 महाजनपद में उत्तर भारत में कितना था? तो 15 गो उत्तर भारत में 15 महाजनपद था और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है, उसका नाम क्या है? असमक। क्या नाम है? असमक। असमक, ठीक, गोदावरी नदी के तट पर है, समझे, महाराष्ट्र वाला रीजन में है। ठीक, तो दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद है उसका नाम क्या है? असमक। क्या नाम है? असमक। इनका राजधानी कहाँ था? तो पोतन या पोटली, पोतन या पोटली। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे उत्तर भारत में 15 महाजनपद है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितना? 8 गो। उत्तर प्रदेश में 8 गो। बिहार में क्या गो? 3 गो। ठीक, मध्य प्रदेश में 1 गो। ठीक, राजस्थान में क्या? 1। और पाकिस्तान में कितना है? तो 2। पाकिस्तान में 2। ठीक, सबसे ज्यादा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? कौशल है, काशी है, बतस्य है, मल है, चेदी है, सूर का मतलब सूरसेन है, पंचाल है और कुरु है। ठीक, ये 8 गो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद बिहार में कौन कौन है? तो मगध है, अंग है और बजी है। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक ही है, अवंती है। राजस्थान में एक ही है, मत्स्य है। और पंजाब में सॉरी पाकिस्तान में 2 है, गंधार है और कंबोज है। ठीक, चलिए अब हम इसके बारे में इनका राजधानी को देखेंगे। ठीक, इनका राजधानी आपको याद रखना है, इसको कहीं आप अपना स्टडी टेबल के पास में लिख कर चिपका लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिख लीजिएगा। चलिए कौशल। कौशल का राजधानी कहाँ? श्रावस्ती या अयोध्या। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। काशी का राजधानी बनारसी। बत्तस्य की राजधानी कौशाम्बी। मल का राजधानी कुशावती। चेदी का राजधानी तो शक्तिमती। चेदी का राजधानी शक्तिमती। शूरसेन का राजधानी मथुरा। शूरसेन का राजधानी मथुरा। पंचाल का राजधानी तो देखिएगा पंचाल में 2 गो, एक हो गया उत्तरी पंचाल। उत्तरी पंचाल का अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल का कहाँ? तो कंपिल्य। दक्षिण पंचाल का कंपिल्य। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे मगध। मगध मगध की राजधानी राजगीर। समझे, राजगीर या इनका पुराना नाम क्या है? गिरिब्रज। पुराना नाम गिरिब्रज। ठीक, ये बिहार में है। अंग का राजधानी चंपा। बजी का राजधानी वैशाली। बजी का राजधानी वैशाली। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद अवंती। अवंती का राजधानी कहाँ था? तो अवंती में भी 2, एक हो गया आपका उत्तरी अवंती, दूसरा हो गया दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती का राजधानी महिष्मती। दक्षिणी अवंती का राजधानी कहाँ? तो महिष्मती। ठीक, उसके बाद देखेंगे असमक। असमक का राजधानी कहाँ है? तो पोतन। पोतन नहीं रहेगा तो पोटली। पोतन नहीं तो पोटली। ठीक, देखिएगा ये कंबोज। कंबोज कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसका राजधानी कहाँ था? तो हाटक। हाटक। ठीक, कंबोज की राजधानी हाटक। ठीक, मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और गांधार का राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। अब देखिएगा ये सभी में से मतलब 16 महाजनपद, समझे, देखिए हमने 16 महाजनपद को देख लिया। अब 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन होता है? तो मगध होता है। कौन होता है? मगध। ठीक, मगध। मगध होता है। ठीक, चलिए मगध में आपको समझे सर्वप्रथम इसमें ये जानना होगा कि जो मगध साम्राज्य है तो मगध साम्राज्य में टोटल कितना वंश आता है? तो 7 वंश आता है। जो इसका ट्रिक क्या है? तो बहुत सिंपल ट्रिक है, आप ट्रिक से याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। क्या ट्रिक है? तो हसीन हसीन मसूक सा। मसूक सा। ठीक, ये आपका क्रम हो गया। ये क्रम में भी हो गया और बहुत सिंपल ट्रिक है, समझे। ह से हो जाएगा आपका हर्यक वंश। शी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। न से हो जाएगा नंद वंश। नंद वंश के बाद आ जाएगा आपका मौर्य वंश। उसके बाद सु से हो जाएगा शुंग वंश। क से हो जाएगा कण्व वंश और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। क्या कौन सा वंश हो जाएगा? सातवाहन वंश।
तो अगला जो आप वीडियो आपका जो आएगा बनेगा, तो पूरा डिटेल में मगध के बारे में जानेंगे, मगध के सातों वंश के बारे में जानेंगे। इसके अलावा समझे, और इसके बाद इनके बाद उत्तर उत्तर मौर्य काल को देखेंगे। उत्तर मौर्य काल में हम देखेंगे हिंद यूनानी, उसके बाद देखेंगे शक देखेंगे, शक के बाद पल्लव देखेंगे, उसके बाद कुषाण को जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।